नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल DS मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है, मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम चैप्टर फर्स्ट सेट के बारे में बात करेंगे। और आज का जो लेक्चर है ये लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का। इसके अंदर हम सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे क्या, एग्जाम्पल्स लिखवाएंगे आपको किसके, इक्विवेलेंट सेट के। फिर उसके बाद हम डेफिनेशन है कुछ, जैसे इक्वल सेट्स के और सबसेट्स की, और फिर उसके बाद है प्रॉपर सबसेट। ठीक है भाई, कल का जो लेक्चर था आपका लेक्चर नंबर 3, उसके अंदर इक्विवेलेंट सेट या तुल्य समुच्चय की डेफिनेशन तो आपने लिख ली थी, लेकिन वहां पर एग्जांपल नहीं लिखे थे। तो एग्जांपल हमने ये लिखी दिए हैं आज के लेक्चर के अंदर, और साथ ही साथ इन एग्जांपल्स के अतिरिक्त हम आज डेफिनेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे हम इक्वल सेट की, सेकंड सबसेट की, और थर्ड है आपकी प्रॉपर सबसेट की। ठीक है, कहने का मतलब है समान समुच्चय, उप समुच्चय और उचित उप समुच्चय। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन पढ़ने से पहले एग्जांपल देख लीजिए कुछ इक्विवेलेंट सेट्स के। तो देखिए इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है, तुल्य समुच्चय क्या होता है कि दो समुच्चय ए और बी तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो लेकिन अवयव समान नहीं हो। ठीक है, कल यही डेफिनेशन लिखाई थी हमने कि कोई भी दो समुच्चय तुल्य समुच्चय कहलाते हैं यदि उनमें अवयवों की संख्या समान हो लेकिन अवयव समान नहीं हो। तो देखो यहाँ पे उसके एग्जांपल देखो कि आपको सेट ए दिया गया है फर्स्ट एग्जांपल के अंदर, इसमें एलिमेंट क्या है 2 और -2, जबकि सेट बी दिया गया है तो बी में एलिमेंट के रूप में कौन है, बी में एलिमेंट के रूप में x है। और जहां पे ये x क्या है, एक वास्तविक संख्या है। और किस प्रकार की वास्तविक संख्या है कि ये वास्तविक संख्या x द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 का क्या है, एक रूट है या फिर एक मूल है। कहने का मतलब है x वह वास्तविक संख्या है जो कि इस द्विघात समीकरण का क्या है, मूल है। इस द्विघात समीकरण x² - 4 = 0 का मूल क्या होगा, इसका मूल होगा +-2। ठीक है, इसका मूल क्या होगा, +-2। अब देखो हमने कल आपसे कहा था कि दोनों समुच्चय में आपके तुल्य समुच्चय कहलाएंगे यदि दोनों में अवयवों की संख्या समान हो। कहने का मतलब है दोनों में अवयवों की संख्या समान हो। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हो कि दोनों में अवयवों की संख्या समान नहीं है, दोनों में अवयव ही समान है। ठीक है, दोनों में अवयवों की संख्या समान होने के साथ साथ अवयव भी समान है। तो इस प्रकार के जो एग्जांपल्स हैं इन एग्जांपल्स को भी हम किसमें इंक्लूड करेंगे, इन एग्जांपल्स को हम इंक्लूड करेंगे तुल्य समुच्चय। ठीक है, किसमें इंक्लूड करेंगे, हम इन एग्जांपल्स को तुल्य समुच्चय में इंक्लूड करेंगे। इसी प्रकार ये एग्जांपल देख लो, सेकंड एग्जांपल में सेट पी दिया गया है जिसमें कितने एलिमेंट दिए गए, 5, और ये पांचों के पांचों क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर है। ठीक भाई, क्या है ये, इसके एलिमेंट, सेट पी के एलिमेंट, सेट पी के एलिमेंट अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। और कौन कौन से होता है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, ए, ई, आई और यू। ठीक है, और इसी प्रकार सेट क्यू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट दिए गए हैं, प्रथम 5 प्राकृत संख्या दी गई है। तो ये दोनों के दोनों सेट है ना, ये दोनों के दोनों सेट क्या है, दोनों के दोनों सेट समान समुच्चय है। तो दोनों के दोनों सेट क्या है, तुल्य समुच्चय, क्योंकि इन दोनों में अवयवों की संख्या क्या है, समान है, जबकि अवयव समान नहीं है। इसी प्रकार थर्ड एग्जांपल देखो, ये जो थर्ड एग्जांपल है ये भी आपके सिमिलर किसकी तरह है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट की तरह है। ठीक है, इसमें भी देखो यहाँ पे आपको दो सेट दिए गए, सी और डी दिया गया है, जहां पर सेट सी में एलिमेंट कौन कौन से है, 4, 9 और 16। ठीक है, सेट सी में कौन कौन से एलिमेंट है, 4, 9 और 16। जबकि सेट डी में आप एलिमेंट कौन है, स्मॉल एन, और वो स्मॉल एन क्या है, वो स्मॉल एन एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, वो स्मॉल एन क्या है, एक प्राकृत संख्या है जिसका रूप क्या है, x²। ठीक है, जिसका रूप क्या है, x², और x² कहाँ बिलोंग कर रहा है, x² बिलोंग कर रहा है 2 से लेकर 4 के बीच में। कहने का मतलब है x का जो मान है वो 2 के बराबर है, 4 के बराबर, और इनके मध्य भी है। ठीक है भाई, तो x का मान कौन कौन सा होता है प्राकृत संख्या के रूप में, कौन कौन सा हो सकता है, 2 से 4 के मध्य, एक तो होगा 3, और 2 के बराबर है तो 2 भी होगा ही, और 4 के बराबर x का मान तो 4 भी होगा। कहने मतलब x के कौन कौन से मान पॉसिबल है, यहाँ से
x का मान 2 पॉसिबल है, 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है। ठीक है, ये जो दोनों के दोनों सेट में अवयवों की संख्या भी समान है, मतलब दोनों सेट क्या है, तुल्य समुच्चय है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल देख लीजिए। इसमें आपको दो सेट दिए गए हैं, एक तो x जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 और दूसरा दिया गया है z जिसमें एलिमेंट है स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c। ये जो दोनों के दोनों सेट है, ये दोनों सेट भी क्या है, ये दोनों सेट भी तुल्य समुच्चय है। ठीक है, ये दोनों सेट क्या है, तुल्य समुच्चय है, क्योंकि दोनों में अवयवों की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है भाई, इनमें अवयवों की संख्या क्या है, 3 है। तो ये तो आपको ये एग्जांपल कंप्लीट किसके, तुल्य समुच्चय है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है वो है समान समुच्चय की। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो नेक्स्ट डेफिनेशन है समान समुच्चय। ठीक है, समान समुच्चय या फिर इक्वल सेट। ठीक है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, इक्वल सेट। इक्वल सेट होते क्या है, तो देखिए आपको कोई भी दो सेट दिए गए हैं। ठीक है, आपको कोई भी दो सेट दिए गए हैं ए और बी। ठीक है, कोई भी दो सेट दिए गए ए और बी, दोनों के दोनों सेट समान समुच्चय कहलाते हैं। दोनों के दोनों सेट समान समुच्चय कहलाते हैं यदि फर्स्ट कंडीशन तो आती है आपके पास कि दोनों में अवयवों की संख्या क्या हो, समान हो। ठीक है भाई, दोनों में अवयवों की संख्या समान हो, कहने मतलब है समुच्चय ए में अवयवों की जितनी संख्या है उतनी ही संख्या समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की होनी चाहिए। ठीक है, और सेकंड क्या है, सेकंड है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसमें होना चाहिए, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में होना चाहिए, और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव किसमें होना चाहिए, समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में होना चाहिए। ठीक है भाई, किसमें होना चाहिए, समुच्चय ए में होना चाहिए। दोनों कंडीशन होनी जरूरी है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव भी समुच्चय बी में हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव भी समुच्चय ए में हो। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है किन्हीं भी दो सेट्स के लिए, तो आप कह सकते हो दोनों सेट क्या है, समान समुच्चय है। और इसको किस प्रकार से व्यक्त करते हैं या किस प्रकार से लिखते हैं दोनों सेटों को, इनको लिखते हैं ए बराबर बी। ठीक है, इनको किस प्रकार से लिखेंगे कि ए बराबर बी। ठीक है, दोनों समुच्चय किस प्रकार से लिखोगे, ए बराबर बी। अब देखो दोबारा से देख लो आप इस डेफिनेशन को, आपको दो समुच्चय दिए गए ए और बी। ठीक है, कोई भी दो समुच्चय दिए गए आपको ए और बी, दोनों के दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं। दोनों समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं यदि ये निम्न कंडीशन का पालन करें। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं वो समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों के बराबर हो। मतलब जितने भी समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं उनकी संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, समुच्चय बी में उपस्थित अवयवों की संख्या के बराबर। अगर इसमें x एलिमेंट है संख्या में, तो इसमें भी कितने एलिमेंट होने चाहिए, संख्या में x एलिमेंट ही होने चाहिए। और सेकंड है आपका कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन का सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दो सेट सेटिस्फाई कर रहे हैं इस कंडीशन का, तो हम कह सकते हैं वो दोनों सेट क्या होंगे, समान समुच्चय। किस प्रकार से व्यक्त करते हो, किस प्रकार से लिखते हो, ए बराबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे आप दो एग्जाम्पल देख सकते होंगे। एग्जाम्पल भी क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने सेट ए लिखा। सेट ए में देखो कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। ठीक है, कौन कौन से, दो और -2। इसी प्रकार सेट बी में भी एलिमेंट के रूप में कौन है, x। ठीक है, वो x क्या है, वास्तविक संख्या है। वो x क्या है, वास्तविक संख्या। किस प्रकार की वास्तविक संख्या है कि वो इस द्विघात समीकरण का क्या है, मूल है। कि वो x क्या है, इस द्विघात समीकरण का मूल। तो इस द्विघात समीकरण का मूल क्या होंगे, +-2। कहने मतलब है इस सेट में कितनी संख्या है, दो। कौन कौन से, +-2। तो आप कह सकते हो कि इस सेट में भी संख्या 2 है एलिमेंट्स की, इस सेट में भी एलिमेंट्स की संख्या 2 है। मतलब दोनों सेटों में एलिमेंट्स की संख्या बराबर है। दूसरी बात, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में, क्योंकि इसमें भी दो एलिमेंट 2 -2 है और इसमें भी एलिमेंट क्या है, इसमें भी एलिमेंट 2 और
2 है। ठीक है, इसमें भी एलिमेंट क्या है 2 और -2, और इसमें भी एलिमेंट है 2 और -2। ठीक है, और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव किसमें है, समुच्चय ए में है, और समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है। मतलब दोनों समुच्चय क्या है, समान समुच्चय है। ठीक है, दोनों क्या है, समान समुच्चय है। ये जो डेफिनेशन आपकी कंप्लीट होती हुई समान समुच्चय। माना ए, माना कैपिटल ए तथा कैपिटल बी कोई दो समुच्चय है, कोई दो समुच्चय है। ठीक है, माना कैपिटल ए तथा कैपिटल बी कोई दो समुच्चय है, तब समुच्चय ए तथा समुच्चय बी समान समुच्चय कहलाते हैं, समान समुच्चय कहलाते हैं यदि फर्स्ट समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या समुच्चय बी में अवयवों की संख्या के बराबर हो, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या के बराबर हो। ठीक है, संख्या के बराबर हो, अर्थात कार्डिनलिटी ऑफ ए बराबर कार्डिनलिटी ऑफ बी। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या किसके बराबर है, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या के बराबर। सेकंड, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव तथा समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में उपस्थित हो, समुच्चय ए में उपस्थित हो। ठीक है भाई, समुच्चय ए में उपस्थित हो, अर्थात each small x belongs to capital A, this implies small x belongs to B तथा each small x belongs to B, this implies x belongs to A। ठीक है, इसे A बराबर B के द्वारा, इसे A बराबर B के द्वारा लिखते हैं, इसे A बराबर B के द्वारा लिखते हैं। ठीक है भाई, किसके द्वारा लिखते हैं, A बराबर B के द्वारा लिखते हैं। अब देखो एग्जाम्पल, A बराबर 2 -2। ठीक है, एग्जाम्पल में देखो A बराबर -2 और B बराबर x such that x belongs to R, x स्क्वायर -4 बराबर 0। ठीक है, सेकंड है P बराबर 1 2 3 4 5 और Q बराबर है प्रथम x such that x प्रथम 5 प्राकृत संख्या है, x
प्रथम 5 प्राकृत संख्या है। ठीक है भाई, x क्या है? प्रथम 5 प्राकृत संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड, x बराबर a e i और u। ठीक है, और y बराबर x सच डैट x अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है भाई, x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, तो ये आपके समान समुच्चय के एग्जांपल हो गए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका सबसेट, नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका सबसेट। टाइप्स ऑफ सेट में सभी कंप्लीट हो चुके हैं, जितने भी टाइप्स के सेट्स के, जैसे आपने पहला था पढ़ा एम्प्टी सेट, सेकंड सिंगलेटन सेट, थर्ड फाइनाइट, फोर्थ इनफाइनाइट, फिफ्थ इक्विवेलेंट और सिक्स्थ इक्वल सेट। ये जो सभी के सभी सेट्स थे, 6 के 6 सेट्स, ये क्या थे? ये आपके सेट के टाइप थे। अब हम पढ़ेंगे नया टॉपिक सबसेट, लेकिन उससे पहले आप एक नोट जरूर लिख लीजिए। ठीक है, एक नोट जरूर लिखिए। देखो भाई, समान समुच्चय में क्या आप समान समुच्चय डेफिनेशन में आप देखते हो, तो डेफिनेशन क्या है कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या समुच्चय बी में अवयवों की संख्या के बराबर। ठीक है भाई, मतलब आज डेफिनेशन के अंदर आप देखते हो दो कंडीशन दी गई है। एक तो कंडीशन क्या कि समुच्चय ए में और समुच्चय बी में दोनों में अवयव की संख्या समान हो। दूसरा कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में उपस्थित हो। ठीक है, तो ये दो कंडीशन दी गई है। लेकिन तुल्य समुच्चय में क्या दिया गया था कि दोनों अवयव समुच्चयों में अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो। दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई दो समान समुच्चय दिए गए हैं तो वो तुल्य समुच्चय तो होंगे ही होंगे। ठीक है, वो दो समान समुच्चय अगर आपको दिए गए हैं तो वो तुल्य समुच्चय होंगे। लेकिन तुल्य समुच्चय दिया गया तो जरूरी नहीं समान समुच्चय हो। ठीक है, तुल्य समुच्चय दिए गए हो तो जरूरी नहीं है कि वो समान समुच्चय हो। क्योंकि क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हो सकता है एलिमेंट सेम भी हो ना भी हो। अगर एलिमेंट सेम हो तुल्य समुच्चय में तो समान बन जाएंगे, और एलिमेंट सेम नहीं होंगे तो समान समुच्चय नहीं बनेंगे। तो नोट लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट नोट है ये। प्रत्येक समान समुच्चय, या ऐसे लिखो, समान समुच्चय तुल्य समुच्चय तो होते हैं। समान समुच्चय, समान समुच्चय तुल्य समुच्चय होते हैं। तुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन तुल्य समुच्चय, लेकिन तुल्य समुच्चय समान समुच्चय हो, लेकिन तुल्य समुच्चय समान समुच्चय हो, यह आवश्यक नहीं, यह आवश्यक नहीं। ठीक भाई, समान समुच्चय तुल्य समुच्चय तो होते हैं, लेकिन तुल्य समुच्चय समान समुच्चय हो यह आवश्यक नहीं। ठीक है, तो ये नोट कंप्लीट होता हुआ। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट उपसमुच्चय। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है या आपकी जो डेफिनेशन है वो है उपसमुच्चय। नेक्स्ट जो पॉइंट आपका वो है सबसेट या फिर उपसमुच्चय। ठीक है, तो देखिए उपसमुच्चय होता क्या है। आपको दो सेट दिए गए हैं ए और बी। ठीक है, आपको दो सेट दिए गए हैं ए और बी। ठीक है, आप देखिए कोई जरूरी नहीं इन दोनों सेटों में एलिमेंट सेम हो,
ये भी कोई जरूरी नहीं है कि इन दोनों सेटों में एलिमेंट्स की संख्या भी समान हो। इस बारे में आपको कुछ नहीं दिया गया है कि इनमें एलिमेंट्स की संख्या सेम है या नहीं है, कि एलिमेंट सेम है या नहीं है। ठीक है, इस बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं है। अब देखिए, आपको दो सेट ए और बी तो दिए गए हैं, लेकिन किस प्रकार से हैं कि समुच्चय ए का, इस समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव है ना, समुच्चय ए का जो प्रत्येक अवयव है वो कहाँ है, समुच्चय बी में उपस्थित है। कहने का मतलब है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है। ठीक है भाई, समुच्चय बी में विद्यमान है, किसमें विद्यमान है, समुच्चय बी में विद्यमान है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ ऐसे दो समुच्चय मिलते हैं कि जिनमें समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो, तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि समुच्चय ए समुच्चय बी का क्या कहलाता है, समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है, समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, और इसको किस प्रकार से लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी, या फिर आप इसको क्या कह सकते हो कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय, समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है। ठीक है, कैसे बोलते हैं, इसे ए सबसेट बी के द्वारा लिखते हैं। ठीक है भाई, किसके द्वारा लिखते हैं, ए सबसेट बी के द्वारा लिखते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये कैसे, या फिर आप ये कह दो कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है। कहने का मतलब है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है, तो आप क्या कह सकते हो कि समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। समुच्चय ए समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है। किससे व्यक्त करते हुए, किसके द्वारा लिखते हो, ए सबसेट ऑफ बी, किसके द्वारा लिखते हो, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, और एक बात और, यहाँ पे ए तो कहलाता है समुच्चय बी का उप समुच्चय। ठीक है, ए क्या कहलाता है, ए कहलाता है बी का उप समुच्चय, ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। जबकि समुच्चय बी ए का अधि समुच्चय कहलाता है। ठीक है भाई, क्या कहलाता है, अधि समुच्चय, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपरसेट। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अधि समुच्चय को बोलते हैं सुपरसेट। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, सुपरसेट। या आप ये कह सकते हो कि बी ए का सुपरसेट है। ठीक है, बी क्या है, ए का सुपरसेट है, या बी ए का अधिसमुच्चय है। ठीक है, तो यह आपकी उप समुच्चय की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। देखिए डेफिनेशन, माना ए और बी, माना ए और बी कोई दो समुच्चय, कोई दो समुच्चय है, कोई दो समुच्चय है, तब समुच्चय ए, तब समुच्चय ए समुच्चय बी का समुच्चय बी का उप समुच्चय कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है, उप समुच्चय कहलाता है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो,
समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो। ठीक है, समुच्चय बी में विद्यमान हो। अर्थात ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दिस इंप्लाइज स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, अर्थात ईच स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, दिस इंप्लाइज स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल बी। ठीक है, इसे ए सबसेट बी के द्वारा लिखते हैं। इसे ए सबसेट बी के द्वारा लिखते हैं। इसे ए सबसेट बी के द्वारा लिखते हैं, जहां समुच्चय बी समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाता है। ठीक है भाई, जहां समुच्चय बी क्या कहलाता है, समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहलाता है या सुपरसेट कहलाता है। ठीक है, अधिसमुच्चय कहलाता है। ये आपकी उपसमुच्चय की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। अब देखो, उपसमुच्चय की डेफिनेशन के बाद आप एक चीज आप एक इंपॉर्टेंट बात देखते हो कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसके अंदर है, समुच्चय बी के अंदर है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसके अंदर, समुच्चय बी के अंदर है। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि ए क्या है, ए बी का उपसमुच्चय। इसी प्रकार मैं ये कह दूं कि आपको कोई सेट दिया गया है और उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट उसी के अंदर है, उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट उसी के अंदर है। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया सेट जिसमें एलिमेंट क्या है, 2 और -2 है। सेट ए है जिसमें एलिमेंट 2 और -2 है। अब मैं कहूं कि 2 और -2 किसके अंदर है, 2 और -2। इस सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट किसके अंदर है, इसी के अंदर है। आप देखते हो इस सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट इसी सेट के अंदर है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मैं कह सकता हूँ कि सेट ए का क्या है, सबसेट है। सेट ए का सबसेट है। कहने का मतलब है समुच्चय ए का उपसमुच्चय, मतलब समुच्चय ए स्वयं का क्या है, उपसमुच्चय है। समुच्चय ए क्या है, स्वयं का उपसमुच्चय। और समुच्चय ए स्वयं का उपसमुच्चय तो आप क्या कह सकते हो कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट नोट है, नोट फर्स्ट। ठीक है, तो लिखिए प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। ठीक है भाई, क्या होता है, स्वयं का उप समुच्चय होता है। ठीक है, दैट इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, दैट इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ये जो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंप्लीट होता हुआ। इस सबसेट से रिलेटेड और भी नोट्स है 2-3, उनको मैं कल की क्लास में दिखाऊंगा। तो आज की जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती हुई। धन्यवाद।